नाइन्थ क्लास चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस और ये नया चैप्टर ऐड हुआ है आपकी साइंस की नाइन्थ की न्यू एनसीईआरटी में जो ऑलरेडी 20 से 25 दिन बाद आई थी। चले बिना देर करते हुए इस चैप्टर को तो खत्म करते हैं। इस नए चैप्टर में है क्या, चले सर सबसे पहले बात करेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर मिक्सचर्स क्या होता है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे किसी भी दो चीजों को मिक्स कर दो वो मिक्सचर बन जाएगा। सर बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दोनों चीजें मिक्स होने पर अच्छे से मिल जा रही है या फिर अच्छे से नहीं मिल पा रही है, उसके बेसिस पे भी हम मिक्सचर्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो मिक्सचर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, कौन सा दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि कॉम्पोजिशन जो है, जिन दो चीजों को आपस में मिक्स किया गया है वो अच्छे से मिल चुकी है। जैसे आप नमक को पानी में घोल दो, चीनी को पानी में घोल दो, या फिर सर नींबू के रस को पानी में घोल दो, वो सारे क्या हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाएंगे, इसलिए वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक पॉइंट तो होमोजीनियस मिक्सचर में आप लिखने वाले हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब पूरा का पूरा जो आपका मिक्सचर दिख रहा है वो यूनिफॉर्म दिख रहा है, सही है। दूसरी तरफ आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर। तो सपोज करो मैंने पानी के अंदर रेत डाल दिया, चौक का पाउडर डाल दिया, तो क्या वो अच्छे से मिक्स हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा क्योंकि चौक का पाउडर या रेत जो है वो उसमें विजिबल है। तो आपने बोला इसकी कॉम्पोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। बहुत बढ़िया, दो चीजें तो समझ में आ गई कि भाई मिक्सचर जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ एक एग्जांपल लिख दो, सॉल्ट इन वाटर, और सर यहां लिख दो सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। सिंपल सिंपल है सर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर के आधार पर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आधार पर इन मिक्सचर्स को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सॉल्यूशन, दूसरा है आपका सस्पेंशन, और तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोलॉइड्स। ना तो ये पूरी तरीके से सस्पेंशन की प्रॉपर्टी शो करता और ना ही ये पूरे तरीके से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी शो करता। मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये शो करता है, जिसकी वजह से एक नया ही मिक्सचर बन गया है। चलो बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है सर, इसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। वहीं पर अगर मैं इसी के दूसरे पार्ट की बात करूं तो आप सीधा सीधा बोलोगे इसके पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड कांट बी सीन बाय, कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से इनको नहीं देखा जा सकता, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा सर, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या जब मैं चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दूंगा तो उसको छलनी से या फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकता हूं? मतलब मैं चीनी और पानी को अलग करना चाहता हूं तो हम क्या कर पाएंगे उसको फिल्ट्रेशन से? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा सर पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाएंगे तो वो सेपरेट नहीं होगा। तो कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैथड, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैथड, सही है सर। फिर आगे बढ़े, लास्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई सॉल्यूशन में से अगर मैं लाइट पास करता हूं तो क्या लाइट का विजिबल पाथ दिख रहा है? तो आपका आंसर होगा कि सर बेशक आप देख लीजिएगा, एक ग्लास में पानी लेना, उसमें कोई टॉर्च मारना या फिर लेजर लाइट मारना, आपको लाइट का विजिबल पाथ नहीं दिखेगा। इट मींस कि भाई सॉल्यूशन जो है लाइट का विजिबल पाथ शो नहीं करते जब उसके अंदर से लाइट को गुजारा जाता है। और सर जब विजिबल पाथ दिखता है लाइट का, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट यहीं करा देता हूं, पहले तो मैं सोच रहा था इसको बाद में कराऊंगा, लेकिन अब टॉपिक आ गया है तो कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है दोस्तों? तो इसमें दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या याद रखोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और दूसरा पॉइंट याद रखोगे विजिबल पाथ ऑफ लाइट, विजिबल पाथ ऑफ लाइट। ये दो चीजें याद रखिएगा, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दूसरा विजिबल पाथ ऑफ लाइट। आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि सर जब कभी भी कहीं पर बहुत ज्यादा डस्ट हवा के अंदर होती है तो उसके अंदर डस्ट के छोटे 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 पार्टिकल्स हमें दिख रहे होते हैं। और सर वहीं पर अगर कोई स्ट्रीट लाइट शाम के वक्त में, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बहुत ज्यादा डस्ट रहती है एयर के अंदर, तो शाम के वक्त में अगर आप बाहर निकलते हैं तो लाइट जो स्ट्रीट लाइट होती है उसका विजिबल पाथ दिखता है। और विजिबल पाथ पता कैसे दिखता है? क्योंकि जो आपकी लाइट है ना वो स्कैटर हो रही है,
लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझिएगा। सपोज करो ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे क्या हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। इन डस्ट के पार्टिकल्स पर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अपनी सारी दिशाओं में। कहां सर? सारी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। सर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है तो उसी को आप क्या बोल देते हो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोल दिया आपने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे इन पार्टिकल्स पर लाइट टकराएगी तो लाइट स्कैटर होगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगी उन पार्टिकल्स से टकरा के मीडियम के चारों तरफ। और जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने लाइट को क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया है। तो हमें यहां पर एक विजिबल बीम ऑफ लाइट दिखेगी, एक विजिबल पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, जिसको आप बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट दो चीजों से ही क्लियर है। पहला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, कौन करते हैं सर? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स किसमें होते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर में। दूसरा सर, इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आप क्या देख पाते हैं? लाइट का एक विजिबल पाथ देख पाते हैं, जिसको आप बोल देते हो टिंडल इफेक्ट। तो क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अपने आप में 2 मार्क्स आपको देकर जा सकता है। याद रखिएगा, टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से समझाया है। टिंडल इफेक्ट कौन नहीं शो करता? तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन शो नहीं करता। अच्छा, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं उसकी जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सस्पेंशन की। जैसे सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है सर? हेट्रोजीनस है। कैसी कॉम्पोजिशन है इसकी? तो आपने बोला नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। कैसी कॉम्पोजिशन है? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, याद रखिएगा। अच्छा सर, फिर मैंने बोला क्या इसके पार्टिकल्स आसानी से देखे जा सकते हैं नेक्ड आइज से? तो आप बोलेंगे सर मिट्टी तो पानी के अंदर दिखती है। अगर मिट्टी पानी के अंदर दिख रही है तो पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, सही है। फिर बोलता है क्या सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा सर अगर मैं फिल्टर पेपर पे ऐसे रखूं उसको और उसको छानूं तो जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और पानी जो है वो नीचे छन जाएगा। तो सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बढ़िया सर। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, इसमें एक प्रॉपर्टी और मैंने बता दी। क्या सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं? थोड़े से बड़े होंगे तो वो दिखेंगे। जब दिखेंगे तो उन पर जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट स्कैटर होगी सर, रिफ्लेक्ट बैक होगी और अपने चारों तरफ भागने की कोशिश करेगी और उसकी वजह से विजिबल पाथ ऑफ लाइट बना देगी। तो उसको हमने बोल दिया टिंडल इफेक्ट। तो क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो आप सीधा सीधा बोलोगे इट शोज टिंडल इफेक्ट। शोज टिंडल इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा सर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पार्टिकल्स को नहीं देखा जा सकता, पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। सर पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, इधर किया जा सकता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं आपसे कोलॉइड्स की बात करूं तो कोलॉइड्स अगर मैं देखूं तो कोलॉइड्स जो है वो ऐसे टाइप का मिक्सचर है जो हेट्रोजीनस है। कैसा है? हेट्रोजीनस है। मतलब हेट्रोजीनस का कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और ये एक यूनिफॉर्म मिक्स दिखाता है। यूनिफॉर्म भी दिखा रहा है, हेट्रोजीनस भी है। इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? छोटे हैं। इसलिए चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन जो है वो सर 2 चीजों को मिलाकर बनता है। एक चीज होती है इसके अंदर सॉल्यूट और दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट। याद रखिएगा, जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है या फिर मोर क्वांटिटी में होता है। लार्ज अमाउंट में जो होगा वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट और लेस अमाउंट में जो होगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ सॉरी, सॉल्यूट होगा लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट होगा लार्ज अमाउंट में, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो सर ये 3 टाइप से निकाली जाती है। एक कि सॉल्यूट का मास कितना है और सॉल्यूशन का मास कितना है। तो पहला आ गया आपका क्या? मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट से आप अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने पर आते हैं तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। बढ़िया। अगर मैं परसेंट निकाल रहा हूं, अगर मैं परसेंट निकाल रहा हूं तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं कि सर एक बार मैं सॉल्यूट का मास ले लेता हूं और दूसरी बार सॉल्यूशन का क्या ले लेता हूं? वॉल्यूम ले लेता हूं। इसमें मास लिया था,
सॉल्यूशन का भी मास लिया था, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखा था ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से। अगर मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से निकालता हूं तो यहां दोनों तरफ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी परसेंट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 जरूर करते हैं। नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन रहेगा और ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट रहेगा, तो भूल कर भी सॉल्वेंट का यहां पर कोई भी वैल्यू जो गिवन होगी उसको डिवाइड ना कर दे सॉल्यूशन की वॉल्यूम से या मास से, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और आपकी बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक इस पर, एक इस पर और एक इस पर, फटाफट कर लीजिए एनसीईआरटी में। बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं कि भाई सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट में मिलाता हूं तो ये दोनों मिलाकर के बना देते हैं क्या, सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर ट्विस्ट समझिएगा, मैं एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर मिला सकता हूं, सपोज करो मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गई, 2 चम्मच चीनी डाली, घुल गई, 10 चम्मच डाली, घुल गई, 50 चम्मच डाली, घुल गई, लेकिन जैसे ही मैं 51वीं चम्मच डाल रहा हूं वो नहीं घुल रहा। इसका मतलब क्या कि अब सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की उस प्रॉपर सॉल्यूशन में, उस पूरे सॉल्यूशन में जो बन चुका है उसमें है ही नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब 50 चम्मच चीनी पानी के अंदर डाली तो वो घुल चुकी थी, तो एक सॉल्यूशन बन गया था। लेकिन जैसे ही मैं 51वीं चम्मच चीनी डाल रहा हूं उसमें, तो वो 51वीं चम्मच चीनी घुल नहीं रही है। इसका मतलब क्या, जो सॉल्यूशन मेरे पास है वो कैसा हो चुका है, वो सैचुरेट हो चुका है, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब बन जाता है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब बन जाता है, जब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जब उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता तो वो कैसा हो गया सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और जो लाइन लिखनी है आपको वो ये लिखनी है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पर उसके अंदर जो भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसके अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो उसके जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि सर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसके अंदर जब सॉल्यूट डालेंगे तो वो आसानी से घुलना स्टार्ट कर देगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आता है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, सर जो सॉल्युबिलिटी की बात करी है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, याद रखिएगा। इसको फटाफट लिख लीजिए। आगे बढ़ने के लिए हम पढ़ने वाले हैं आज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड 3 करने वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेटिंग फनल और डिस्टिलेशन इस पेज के लिए। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बनते होंगे। अब ये क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, किसके बनते हैं, उसकी बात जान लेते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन से आप सेपरेट करते हो चीनी को पानी से या चीनी को नमक से। अब ये कैसे होता है, सर आपसे पूछ लिया गया जो आपने पानी के अंदर चीनी घोली गई है ना, उसको आप कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने के लिए आप बोलेंगे हम मेथड यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन कब किया जाता है, तो आप बोलेंगे जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम पहले हीट करेंगे तो उसका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होगा। और सर उसको जैसे ही ठंडा करेंगे तो वहां पे छोटे छोटे या बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, और वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो सॉल्यूट के होंगे जो आपको अलग चाहिए थे। सर क्रिस्टलाइजेशन किसका करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। किसका करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे पहले हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे, फिर उसके बाद उसको कूल डाउन करेंगे। जैसे ही हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, आप बोलेंगे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं।
क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन किसका होता है सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। उसको हीट करते हैं तो उसका जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट कर जाता है, और जब उसको ठंडा किया जाता है तो वहां पे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जो यूनिफॉर्म शेप के होते हैं। जैसे आपकी जो चीनी है, चीनी कैसे बनती है सर? चीनी भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनती है। जो चीनी के दाने हैं ना, वो क्या है? क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स हैं। ऐसे ही मिश्री के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक ही शेप के होते हैं सारे के सारे, वो भी किस मेथड से बनाए गए हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने के बाद कूल डाउन किया और क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। नमक कैसे निकाला जाता है समुद्र से? वो भी ऐसे ही निकाला जाता है। किस मेथड से? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। मतलब नमक का जो सॉल्यूशन है उसको पहले सैचुरेट किया गया, और सैचुरेट करने के बाद उसको हीट किया, और हीट करने के बाद कूल डाउन, क्या बन गए? क्रिस्टल्स बन गए। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर आती है तो फटाफट से थम्स अप कर दो आप लाइक का बटन दबा के। बढ़िया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। और क्रिस्टलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? याद रखिएगा, प्योरिफिकेशन होता है इसमें। क्या होता है? प्योरिफिकेशन होता है। मतलब कि जो आपकी चीनी मिली है वो प्योर फॉर्म में है, जो आपका नमक मिला है वो प्योर फॉर्म में है। तो प्योरिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिस्टलाइजेशन मेथड। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल पे। अगला मेथड है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कैसे, क्या होता है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सीधी सी बात बताता हूं, सेपरेटिंग फनल कब यूज की जाती है? जब दो इमिसिबल लिक्विड, जी हां, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। याद रखिएगा, इमिसिबल लिक्विड्स उन्हें बोला जाता है जो आपस में मिक्स नहीं होते, जो आपस में मिक्स नहीं होते। इमिसिबल लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे आपने बोला कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो गया, ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स हो गया, तो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो टू इमिसिबल लिक्विड्स का है। इस बात को याद रखिएगा। और इमिसिबल लिक्विड का होने के बाद सर, जैसे ही उसको मैं एक कप के अंदर डालता हूं या किसी बीकर में डालता हूं, तो आप देखेंगे ऑयल की लेयर होती है ऊपर और वाटर की लेयर होती है नीचे। तो भाई ये तो हो गया आपका ऑयल, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है? कम होती है, और वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है, इसलिए वाटर आ गया यहां पर और ऑयल आ गया ऊपर। तो ये डिफरेंट लेयर बन गई। इमिसिबल लिक्विड है, मुझे दिख रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है देखने वाला, ठीक है सर। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये खुला हुआ होगा और यहां पर एक स्टॉप कॉक लगा होता है। क्या लगा होता है सर? स्टॉप कॉक लगा होता है। बेसिकली इसको क्लोज करने के लिए लगा होता है। तो मैंने इससे इधर डाल दिया इस मिक्सचर को, और इस मिक्सचर को यहां पर डालने के बाद नीचे लगा दिया बीकर। और सर यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये लेयर किसकी है? ऑयल की। आपने बोला ये वाली लेयर किसकी है? ऑयल की। और इसके नीचे क्या है? आपने बोला इसमें है वाटर। तो ये जो आपका स्टॉप कॉक है, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो वाटर जो है वो यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर यहां इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर यहां पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये लेयर आएगी यहां पर, ये जो ऑयल की लेयर है, ये जैसे ही यहां स्टॉप कॉक पर पहुंची, हमने स्टॉप कॉक को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही हम बंद करेंगे तो ऊपर तो रह जाएगा क्या? ऑयल, और नीचे सारा इकट्ठा हो जाएगा क्या? वाटर। सेपरेटिंग फनल को कहां पर यूज किया जाता है? तो आप बोलेंगे टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड का। अच्छा सर, आपसे बोला गया कि भाई अगर शराब को ग्लास में डालें और उसमें पानी डालें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, शराब और पानी जो है दो मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो उनको अगर सेपरेट करने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो आप बोलेंगे हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड? डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। डिस्टिलेशन किस लिए यूज किया जाता है? तो आप सीधा सीधा लिखेंगे टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। कौन से? मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आपने डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया, और ये डिस्टिलेशन मेथड जो है ये कैसे काम करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अब मैंने क्या किया, मान लो कि इसके अंदर एक, यहां पर मैंने ले लिया एक ग्लास ले लिया आगे। इस ग्लास के अंदर यहाँ पे दोनों चीजें आपस में क्या हो गई है? मिक्स हो गई है। और ये मिक्सचर जो है ये किसका है? तो आपने बोला अल्कोहल और वाटर का है। अल्कोहल और वाटर का है। आपसे बोला गया कि सर अल्कोहल को अलग कर दो और वाटर को अलग कर दो, तो आप कैसे करोगे भाई? असमंजस में पड़ जाओगे कि भाई मैं अल्कोहल को वाटर में से कैसे अलग कर सकता हूं। तो सिंपल है, साइंस के होते हुए आप सब आसानी से कर सकते हो। तो देखिएगा, मैंने इसको कलेक्ट कर लिया किसके अंदर? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ये क्या है दोस्तों? डिस्टिलेशन फ्लास्क। याद रखिएगा,
इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने यहां पर लगा दी कॉर्क। कॉर्क लगाने के बाद यहां पर लगा दिया एक थर्मामीटर। थर्मामीटर क्यों लगाया है इसके बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, थर्मामीटर लगाना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर यहां से एक पाइप निकाल दिया, एक पाइप निकाल दिया और उस पाइप को हमने आगे भेज दिया, आगे भेज दिया इस पाइप को, और यहां पर एक कलेक्टिंग बीकर रख दिया। अब देखते हैं काम कैसे करेगा। तो मैंने नीचे एक बर्नर लगाया। इस बर्नर की अगर मैं सीधी सीधी बात करूं आपसे, तो बर्नर इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ये जो आपका मिसिबल लिक्विड वाला जो आपका सॉल्यूशन है, इसको क्या कर रहा है बर्नर, हीट कर रहा है। अब ऑब्वियस है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो सर सपोज करो यहाँ पे वाटर, सपोज क्या होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कब उबलना स्टार्ट करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और सर अल्कोहल कब उबलना स्टार्ट करता है, तो आप बोलोगे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे। एक रेंज लिख देता हूं जिसमें आप कंपेयर कर पाओगे। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर मिसिबल लिक्विड में अगर 25 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस होता है ना, तो हम डिस्टिलेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर लिख ही देता हूं कितने डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 डिग्री होना चाहिए। यहां पर तो लगभग 60 अगर इसका मान भी लेते तो 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो सपोज करो टेम्परेचर पहुंच गया कहां पर, टेम्परेचर पहुंच गया 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो क्या इसके अंदर से अल्कोहल के वेपर बनने लग जाएंगे, सर बिल्कुल बनेंगे। वो वेपर इस आउटलेट से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इस आउटलेट से, और इस आउटलेट पे यहां पर मैं कंडेंसर लगा देता हूं। क्या लगा दिया, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करते हैं सर, आइस कोल्ड वाटर है इसमें, क्या है, आइस कोल्ड वाटर है। क्या है सर, आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर क्या करेगा, ये जो अल्कोहल के वेपर इसमें से जा रहे हैं वो यहां पर ठंडे होने लग जाएंगे, और जैसे ही ठंडे होंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे अगेन लिक्विड बन जाएंगे, और यहां से जो चीज इस बीकर में गिर रही है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में क्या, अल्कोहल। और ये बर्नर तब तक चालू रहेगा जब तक कि सारा अल्कोहल यहां पर इकट्ठा नहीं हो जाता। याद रखिएगा सर, डिस्टिलेशन में क्या हुआ, इसको सेपरेट करने के लिए, किसको सेपरेट करने के लिए, टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। डिस्टिलेशन में सर जो आपके जो लिक्विड आपस में मिक्स हुए हैं उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तब हम इस मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हीट किया, सर 60 डिग्री सपोज करो अल्कोहल का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 60 डिग्री पर अल्कोहल विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड बिकम वाटर, वेपर्स, वेपर बन जाएगा। जब अल्कोहल के वेपर बने तो वेपर को ठंडा करने का मेथड होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के लिए जो चीज यूज करी गई उसको बोल दिया गया कंडेंसर। कंडेंसर की वजह से वो जो वेपर थे यहां पर वापस से क्या बन गए, लिक्विड, और अल्कोहल को इकट्ठा कर लिया गया एक नए बीकर में। क्या आपको सेपरेटिंग मेथड ये तीनों समझ में आते हैं? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं उन लिक्विड्स को मिक्स हो जाएं अगर, सर आपने बताया जो डिस्टिलेशन होता है वो होता है जब दो लिक्विड्स मिसिबल होते हैं और उनके बीच में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट्स में। लेकिन क्या होगा जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, मतलब सपोज करो किसी का अगर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है बीपी में, तो क्या करोगे, तो आप एक नया मेथड यूज करते हैं और उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और सर जो अभी रियल लाइफ सिचुएशंस चल रही हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी। जैसे आपको पता होगा कि सर हमारे यहां पर क्रूड ऑयल की समस्या हो गई है। जो क्रूड ऑयल होता है ना वो बोलते हैं उसको कच्चा तेल, और क्रूड ऑयल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूं, सर ये लिख लिया मैंने क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल से सबसे पहली चीज मुझे मिलती है गैस, एलपीजी गैस मिलती है। फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या मिलती है, तो आप बोलोगे सर पेट्रोल मिलता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज हमें क्या मिलती है, तो आप बोलोगे सर हमें एविएशन ऑयल मिलता है, एविएशन फ्यूल मिलता है। एविएशन फ्यूल की जगह पे आप कैरोसिन ऑयल भी लिख सकते हैं, कैरोसिन ऑयल मिलता है। कैरोसिन ऑयल के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो वेस्ट, मतलब वेस्ट क्या, इसमें से जो बच जाता है क्रूड ऑयल में उसमें डीजल मिल जाता है हमें। और सर डीजल के बाद हमें उसमें क्या मिलता है, तो आप बोलोगे उसमें हमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स मिल जाते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो मशीन में यूज होते हैं, ल्यूब्रिकेशंस मिल जाते हैं। सही है सर, ल्यूब्रिकेशन ऑयल ही लिख देता हूं भाई। फिर उसके बाद बात करते हैं सिक्स, जो बच गया, अंत में जो बच गया वो है आपका बिट्यूमेन। और जो बिट्यूमेन होता है
सर इसको यूज किया जाता है कहां पर? रोड्स बनाने के लिए। बिट्यूमेन का यूज किया जाता है रोड्स बनाने के लिए। ल्यूब्रिकेशन का यूज किया जाता है सर मशीनों को ल्यूब्रिकेट करने के लिए। डीजल आपको पता ही है 3 रुपए बढ़ गए हैं। एविएशन फ्यूल, केरोसिन ऑयल, सर ये सारे के सारे भी बनाए जा सकते हैं। पेट्रोल भी, एलपीजी भी, ये सारा कहां से बन रहा है? क्रूड ऑयल से। अब क्रूड ऑयल ही हमारे देश में ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ना पेट्रोल ढंग से आ पाएगा, ना एलपीजी ढंग से आ पाएगी, ना ये सारी चीजें ढंग से हो पाएगी। रोड तो फिर भी हम बना लेंगे क्योंकि सर कंक्रीट की भी रोड बनाई जा सकती है, लेकिन सर इन सारी चीजों को तो हमें क्रूड ऑयल से ही लेना पड़ेगा, और क्रूड ऑयल की स्थिति आप जान ही चुके हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल कॉलम्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम्स बने होते हैं। सपोज करो यहां से एक पाइप आ रहा है और यहां से मैं क्या भेज रहा हूं इसमें? क्रूड ऑयल। फिर मैं ये डिस्टिलेशन टैंक बनाता हूं। इस डिस्टिलेशन टैंक में अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फ्रैक्शनल कॉलम्स। ये जो फ्रैक्शनल कॉलम्स हैं, इनके अंदर से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो निकाली जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो चीज निकल गई यहां पर, ये क्या है? मैंने आपको बताया कि सर ये फ्रैक्शनल कॉलम्स है। क्या है ये? फ्रैक्शनल कॉलम्स है। और ये जो फ्रैक्शनल कॉलम्स हैं, इनसे क्या क्या चीजें निकलेगी? तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहां पर से निकल जाएगा और क्या बना देगा? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस। फिर अगला फ्रैक्शनल कॉलम जो है वो ये वाला है, इससे निकल गया आपका क्या? पेट्रोल। अगला जो फ्रैक्शनल कॉलम है, इससे निकल गया क्या? एविएशन ऑयल, एविएशन फ्यूल बोल दो, या आप कैरोसिन बोल लो। फिर अगला जो फ्रैक्शनल कॉलम है, इससे मिल गया हमें क्या? डीजल। डीजल मिल गया। डीजल मिलने के बाद सर अगला फ्रैक्शनल कॉलम जो है, इससे हमें क्या मिल गया? तो आपने बोल दिया सर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिल गया। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिल गया। फिर जो लास्ट वाला बचा, और यहां पर जो मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो जो सबसे नीचे रह गया, उसको आपने बोल दिया बिट्यूमेन। बिट्यूमेन से आपने क्या किया? तो आपने बोला सर इससे बना ली हमने रोड्स। इन सब का ऊपर वालों का यूज हमें सारा पता है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसको कब यूज किया जाता है? जब लिक्विड्स जो है वो मिसिबल होते हैं और उनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के, वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के होते हैं। अगर 5 से 10 नहीं होते, 25 डिग्री सेल्सियस के होते, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन कर लेते, अभी करवाया था। और डिस्टिलेशन से सर एक चीज और मैं कराना भूल चुका हूं आपको। डिस्टिलेशन से एक चीज की जाती है हमारे देश में, एक यूपी में शहर है कन्नौज। कन्नौज के अंदर देग भक्का नाम की टेक्निक से, जो किससे हो रहा है? डिस्टिलेशन से मिट्टी का इत्र बनाया जाता है। मिट्टी का इत्र बनाया जाता है कन्नौज में। किसकी वजह से? सर डिस्टिलेशन मेथड्स की वजह से। और डिस्टिलेशन मेथड से जो वहां पे प्रोसेस हो रहा है उसको आप देग भक्का बोलते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सर अगला जो आपका सेपरेटिंग मेथड है वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? जैसे सपोज करो सर ये इंक कैसी है? ये इंक है ब्लैक। इस ब्लैक इंक की जो डाई है या इसके जो कलर कंपोनेंट्स हैं, उनको अगर मुझे अलग करना है तो मैं यूज करूंगा ये वाला मेथड, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है टू सेपरेट different color components from plants, flower, या आप बोल सकते हो इंक। इसमें होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सर मैंने एक स्ट्रिप ले ली, किसकी? क्रोमेटोग्राफ की। क्रोमेटोग्राफ एक पेपर होता है, उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक इंक का स्पॉट कर दिया। ये लो जी, इंक स्पॉट कर दिया। अभी इसको समझा देता हूं। क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन तो मैंने बता दिया, इसको कहां पे यूज किया जाता है। थोड़ा सा और बड़ा इसका ये जो स्टेन है वो कर लेता हूं। अब मैंने क्या करा? इस स्ट्रिप को डिप कर दिया पानी के बीकर के अंदर, पानी के बीकर के अंदर, और इस पानी को यहां तक भरा कि भाई ये जो स्ट्रिप है ना, ये इंक तक नहीं पहुंचे, इंक तक नहीं पहुंचा, पेपर तक पहुंचा है। अब पेपर क्या करेगा? इस वाटर को अब्सॉर्ब करेगा। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये वाली चीज भी याद रखिएगा। इसने इसको अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया। जैसे ही अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करा, तो जो इस इंक के अंदर कलर कंपोनेंट्स हैं वो सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होते हैं, उस पर ये सारी चीजें काम करती हैं। जैसे अब जैसे जैसे वाटर यहां पर सोक होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो यहां पे कलर कंपोनेंट्स अलग होते चले जाएंगे। सर डार्क कलर नीचे रहेंगे और लाइट कलर जो है वो ऊपर रहेंगे। जहां तक आप पानी सोकेंगे, सपोज करो इसके अंदर रेड कलर की इंक थी, तो रेड चला गया सबसे ऊपर। सर ब्राउन रह गया नीचे, ठीक है, पिंक हो गया इसके बीच में कहीं पर। तो अगर इसके अंदर, इस ब्लैक इंक के अंदर डिफरेंट कलर्स में रेड भी है, पिंक भी है, ब्राउन भी है, वो यहां पर सेपरेट होते चले जाएंगे क्रोमेटोग्राफ पेपर पर, और इस मेथड को आप बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। कहां पर इसको यूज किया जाता है? टू सेपरेट डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम प्लांट्स, फ्लावर। हमारे कलर, नेचुरल कलर्स कहां से लिए जाते हैं? सर पौधों से लिए जाते हैं। किस मेथड से लिए जाते होंगे? क्रोमेटोग्राफी मेथड से लिए जाते हैं। अगला मेथड आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक फोर्स जो सेंटर से अलग लग रहा है, सेंटर से अवे लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने क्या करा, आपने चर्न किया। जैसे मैं आपको सीधी सी बात करता हूं कि लस्सी को जब आप चर्न करते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कर रहे हो, और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करते हो तो उससे हमें बटर क्या मिल जाता है, अलग मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं सर, वो दीवारों पर चिपक जाते हैं या फिर आपके सेंटर में आ जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको लाइटर पार्टिकल्स से अलग करने का मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से आप क्या कर सकते हो सर, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप ब्लड के अंदर, इस मेथड से आप ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स कैसे होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन से। देखो जी, आपके जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो होता क्या है, डॉक्टर बोलता है ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में वो जो टेस्ट लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्लड लिया जाता है और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है ब्लड के कंपोनेंट्स में। तो जो डिफरेंट आपके कोई अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो चुके हैं, वो डिटेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर इसका यूज पूछ लिया गया तो ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड को यूज करते हैं, याद रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से अवे लगता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला जो मेथड है वो है आपका कोएगुलेशन। सपोज करो सर मैं ना सस्पेंशन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सस्पेंशन ले रहा हूं, किसकी, सैंड और वाटर की। सैंड और वाटर का एक सस्पेंशन ले लिया मैंने, एक मिक्सचर ले लिया जो कैसा है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। इस सैंड वाटर को मैंने फिल्टर कर दिया। अगर मैं इसे फिल्टर करूंगा तो यहां पर जब मैंने इसको इकट्ठा किया, स्टिल है ना पानी जो है ना वो थोड़ा मटमैला सा दिख रहा था। इसके अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स तो चले गए थे सर, ये मटमैला सा दिख रहा था। अब मैंने क्या किया सर, मैंने इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया और फिर से फिल्टर किया तो कुछ हद तक फिर चला गया। लेकिन अभी भी पानी का कलर कैसा दिख रहा है, मटमैला सा दिख रहा है। इसका मतलब इसके अंदर अभी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। तो अब इसको कैसे सेपरेट किया जाता है, तो आपने बोला कि सर मैंने इसके अंदर डाल दी फिटकरी। क्या डाल दी, फिटकरी। फिटकरी को इंग्लिश में बोला जाता है या साइंस में बोला जाता है एलम। एलम डाल दिया गया। जैसे ही मैंने इसके अंदर एलम डाला, एलम क्या हो गया सर, एलम ने इसके जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे ना उसको इकट्ठा कर लिया, क्लम्प बना लिया उसका। मतलब जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना वो फिटकरी के डालने पर ना इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। कैसे होने लग गए, इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। और जैसे ही वो इकट्ठे होने स्टार्ट हुए तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो कोएगुलेशन। ये जो क्लम्प बना है ना, ये जो क्लम्प बना है इसको आपने बोल दिया सर ये किस मेथड की वजह से हुआ, तो आपने बोला सर कोएगुलेशन मेथड से हुआ, कोएगुलेशन हो गया। और कोएगुलेशन जो है वो किसकी वजह से हुआ, तो आपने बोला सर फिटकरी की वजह से हुआ, और ये हो जाएगा आपका कोगुलेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोगुलेंट। कोगुलेंट हो गया आपका फिटकरी और सर कोएगुलेशन हो गई आपकी प्रोसेस। ठीक इसी मेथड से आपका जो पनीर होता है वो दूध से अलग किया जाता है। तो आपने क्या करा, मिल्क के अंदर डाल दिया, क्या, मिल्क के अंदर डाल दिया लेमन जूस। लेमन जूस डालते ही मिल्क जो है, जो दूध है वो फट जाएगा, और फटने के बाद सर उसके अंदर जो फैट्स होंगे, जो प्रोटीन्स होंगे वो आपस में क्लम्स हो जाएंगे, और जैसे ही वो क्लम्स होंगे तो वो बन जाएगा क्या, चीज, यानी कि पनीर। वो पनीर बन गया और सर जो उसका लिक्विड था वो अलग हो गया। तो ये जो पनीर है ये किस प्रोसेस से बना सर, कोएगुलेट हो गया, ये कोगुलेट हो गया। और कोगुलेट किसने किया, लेमन जूस ने, तो लेमन जूस कोगुलेंट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छे। एक सिंपल सा मेथड बचा है सेपरेशन का जिसको आप बोलते हो सब्लिमेशन। क्या बोलते हो, सब्लिमेशन। तो सर 8वां मेथड इस चैप्टर का, और इसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सब्लिमेशन कर लेते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से जब डायरेक्ट गैस बन जाता है कोई मैटर तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इसमें लिक्विड स्टेट का कोई रोल नहीं होता। तो भाई इसको इस तक पहुंचाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सबलाइम मैटर होते हैं। सबलाइम मैटर होते हैं आपकी नेफ्थलीन बॉल्स। कौन सर, नेफ्थलीन बॉल्स। आपने बोला सबलाइम मैटर होता है आपका कैम्फर, कपूर, कपूर बोलते हैं सर। आपने बोला सबलाइम मैटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और सर चौथा जो है वो आपको शायद ही पूछे, इसमें मैं लिख देता हूं फिर भी, अमोनियम क्लोराइड। क्या लिख दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो जो आपके सब्लिमेशन शो करने वाले मैटर हैं उनके नाम मैंने आपको लिख दिए। मैंने बोला नमक के साथ ना ये मिल गया, अमोनियम क्लोराइड मिल गया। नमक के साथ कौन मिल गया, अमोनियम क्लोराइड मिल गया। तो इसको सेपरेट करो। इसको सेपरेट करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। मैंने क्या किया, इसको वॉच ग्लास में इकट्ठा किया, जो भी मिक्सचर था,
जो भी मिक्सचर था उसको इस वॉच ग्लास में इकट्ठा किया और यहां पर लगा दिया एक कॉनिकल फ्लास्क, और कॉनिकल फ्लास्क के यहां माउथ पर मैंने लगा दी क्या, कॉटन लगा दी। इसको चाइना डिश पे रखा, चाइना डिश पे यहां पर एक जाली रखी और उसके नीचे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। बर्नर से जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा वो कौन है, तो आपने बोला सर इस मिक्सचर में दो चीजें थी, एक था अमोनियम क्लोराइड जो एक सबलाइम मैटर होता है, और एक था सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट जो है वो तो नहीं शो करता सब्लिमेशन, तो जो सब्लिमेशन शो करता है वो कौन है, अमोनियम क्लोराइड। इसकी जगह पे कैम्फर भी हो सकता था, नैफ्थलीन गॉल्स भी हो सकती थी और ड्राई आइस भी हो सकती थी। जैसे ही मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो यहां से गैस बनना कौन स्टार्ट हो गया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इस कॉटन पर डिपॉजिट हो गया, और सर ये तब तक करते रहे जब सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड जो है वो कॉटन पर इकट्ठा ना हो जाए। जैसे ही इस पर सारा इकट्ठा हो गया, अब हमने क्या करा, कॉटन को अलग कर लिया और उसमें से अमोनियम क्लोराइड का पाउडर निकाल लिया। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड की जगह पे आप ये भी रख सकते थे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर भी और नैफ्थलीन बॉल्स भी। एक और चीज जो रह रही है, सब्लिमेशन की ऑपोजिट प्रोसेस, मतलब गैस से सॉलिड अगर मैं बनाना चाहूं, गैस से अगर सॉलिड बनाना चाहूं तो इस वाले प्रोसेस को आप सब्लिमेशन भूल कर भी मत लिख कर आइएगा, भूल कर भी मत कहिएगा, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन जो ये हुआ है, सर ये गैस बना, गैस यहां पर क्या बना गया, वापस से सॉलिड बना गया, तो डिपोजिशन। आप इस मेथड को सब्लिमेशन तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मेथड का नाम होना चाहिए डिपोजिशन। क्यों, क्योंकि सर सब्लिमेशन होने के बाद यहां पर डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हुआ है तभी तो हमने उसको सेपरेट किया है, तो डिपोजिशन भी रख सकते हैं इस मेथड का नाम। सर इसी के साथ ही आपका चैप्टर हुआ खत्म। इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में बोलना ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैं पूरी की पूरी वीडियो बना दूंगा उन क्वेश्चंस पर। चलें, ख्याल रखें, मिक्सचर्स एंड सेपरेशंस खत्म हो चुका है।